हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका चैप्टर 3 है। अभी हम केमिस्ट्री ही कर रहे हैं, क्लास 10th का। समझ में आ रहा है। एंड इसका फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लीजिए एक बार अच्छे से। ओके, सो एलिमेंट्स जो होता है, एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। एंड आपने, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने 1 से 20 तक के, कम से कम मिनिमम, ऐसे आप 30 कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 1 से 30 तक के एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है उसका नेम आपको याद होना चाहिए विथ सिंबल। एंड आपको उसके आपके एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास, ये सब उसका याद होना चाहिए। ये आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी काम आएगा और ये आपको 10th क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो एलिमेंट्स जो है दो टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में, एक मेटल्स एंड एक नॉन मेटल्स। एक और भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटलॉइड्स जो होता है, अ, तो मेटलॉइड्स जो होता है वो क्या होता है, ये इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी इनहिबिट्स करता है या फिर एग्जिबिट करता है, इनहिबिट्स करता है। ओके, तो मेटलॉइड्स होता है। ओके, ठीक है, तो मेटलॉइड्स जो होता है वो नहीं मेटल होता है, नहीं नॉन मेटल होता है। ठीक है, वो सेमी मेटल्स उसे कहलाते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ, ओके, चलो पहले डिस्कशन करते हैं कुछ मेटल्स के बारे में और कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। तब क्या मेटल्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए, बहुत अच्छा स्लाइड्स है। मैंने अच्छे अपने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग ही स्लाइड्स को बनाए हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल है आयरन। आयरन आपके लोहा जानते ही होगा, मेटल है। कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड। लीड मतलब होता है शीशा, जिंक। ये सब क्या है, हमारा आपका मेटल्स है। नॉन मेटल्स में आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, सो दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स। सो हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पहले पहले तो इसमें ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में देखो भैया, कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है वो उसका एक फिजिकल हो सकता है और एक केमिकल हो सकता है। समझ रहे हो, तो ये हो गया फिजिकल और केमिकल जो हो तो ये प्रॉपर्टीज़ में आता है। ठीक है, तो हो अब हम देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो मेटल का, वो सबसे पहला है लस्ट्रस। जो मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग सरफेस, जो उसमें चमक होता है। जैसे ये देखो, जैसे कॉपर है, ये चमक रहा है भैया, चमक रहा है ना। सिल्वर है हो गया आपका, चांदी, सोना, ये सब चमकते हैं ना, आयरन चमकता है। तो ये सब क्या है आपका, लस्ट्रस है। ये सब इनका जो प्रॉपर्टीज़ है, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़ है, शाइनिंग सरफेस है इनके पास, तो इसीलिए इन्हें कहा गया। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ हो गया। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। भैया मैंने ये इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर दिया है। तो सभी मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं होता। कहाँ पे, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। यदि आप रूम टेम्परेचर मतलब आप क्या समझते हो, अभी आप जिस अभी आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जहाँ पर बैठे हुए हो, जो उसका जो आसपास का टेम्परेचर है जिसमें आप रह रहे हो, तो वो आपका रूम टेम्परेचर कहलाता है। समझ में आ रहा है, जिसमें आपको क्या कर रहा है, जिसमें आपने ना ही एसी उसी चलाया हो, ना ही आपने कोई हीटर उटर चलाया हो। जो आपका इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, दैट इज़ कॉल्ड रूम टेम्परेचर। ओके, सो अब आता है, तो ये मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, सो अब आता है थर्ड हमारा है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल्स का मतलब क्या होता है, ये आपने 8th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम उसको पतली पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम डक्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स का जो होता है मेटल, तो मेटल्स का एक प्रॉपर्टी है कि उसको कितना भी, उसको पीट पीट कर क्या कर दिया जाता है, उसको ड्रॉन कर दिया जाता है वायर्स में, उसको बना दिया जाता है पतले पतले वायर्स। पता है आपको, गोल्ड को भी इतना पीट सकते हो ना कि भैया, मतलब छोटे से गोल्ड में एक बहुत लंबी तार बना सकते हो आप। ठीक है, उसको मतलब पीट पीट कर या फिर उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब क्या होता है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। मतलब
किसी भी चीज़ को पीट पीट कर उसको थिन शीट में कन्वर्ट करना। आप यदि लोहे पे लोहा है आपके पास, मान लो उसको पीटोगे, इसको पीटते रहोगे पीटते रहोगे पीटते रहोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड मेलिएबल। तो ये मेलिएबल वाले प्रॉपर्टीज भी रखता है कि उसको क्या है कि वो शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, सो द ओनली एक्सेप्शन इज मरकरी। जो मरकरी है भैया ये एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी जो है ये सॉलिड तो है ही नहीं, तो लिक्विड को आप कैसे पीट पीट कर बनाओगे, क्या सीट में कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं कर सकते ना रूम टेम्परेचर पर। तो भैया उसके लिए भी मतलब उसके लिए यदि आपको मरकरी को सॉलिड में लाना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा और सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ आपको करने पड़ेंगे। तो अभी आपको ये इतना ही पढ़ना है कि जो ओनली एक्सेप्शन है मरकरी है, मरकरी को आप मेलिएबल वाला प्रॉपर्टी जो है वो नहीं शो करता, ठीक है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लीड एंड मरकरी। भैया ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब गुड कंडक्टर मतलब क्या होता है, जो अपने कंडक्टर मीन समथिंग जिसमें से क्या हो, आपका लाइट पास हो, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पास हो, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के। कौन? मेटल। इसमें यदि आप हीट अप करोगे तो वो पूरा हीट हो जाएगा, और यदि आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आएगा आपका फिजिक्स में, तब उसमें डिस्कशन करेंगे हम पूरे टोटल की इलेक्ट्रिसिटी में, गुड कंडक्टर इंसुलेटर सब के बारे में। तो सिर्फ इसमें एक्सेप्शन ये है, लीड और मरकरी जो है ये आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट ये मेटल्स हैं। ये क्या है, आपका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो भैया देखो आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट, या तो ये आ सकता है कि हुज मेटल, या फिर दोज व्हाट आर द मेटल्स विच आर नॉट विच आर मेटल्स बट नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या लिखोगे, लीड एंड मरकरी लिखोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर वाले एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए पहले मैं आपके सिलेबस कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलेंगे। ओके, सो दे हैव अ हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके जो है हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन समथिंग जिसको आप मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा हीट लगे। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट लाइक यहाँ पे एल्कली मेटल जो है जैसे हीलियम, लिथियम, ये सब हो गया, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सॉफ्ट होते हैं, ये सब सॉफ्ट होते हैं। इनको चाकू से भी काट दिया जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ठीक। तो ये पोटेशियम, ये सब क्या है हमारा, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई डेंसिटी नहीं होता। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है हमारा, किसके, जस्ट अपोजिट है मेटल्स के, ठीक है, जस्ट अपोजिट मेटल्स के। जैसे ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन इसमें भी है कि ग्रेफाइट जो होता है, आयोडीन जो होता है, ग्रेफाइट तो आपने देखा होगा कि आपकी जो पेंसिल होती है उसकी जो उसमें जो आपने नोक की देखा होगा, जो जिसे आप लिखते हो, दैट इज़ ग्रेफाइट, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमक नहीं होता उनमें, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़कर। डायमंड में क्या होता है, ये डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, आपने देखा होगा पिक्चरों में या फिर, ठीक है। तो ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। ये नॉन डक्टाइल मतलब इसको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसको नॉन मेलेबल होते हैं, इसको सीट में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट जो है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। यानी आप पेंसिल जो है, यदि पेंसिल को, यदि ये मतलब पेंसिल की जो नोकी होता है ये ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट यहाँ तक होते हैं, तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर है, यानी कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है। वो हीट सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है, वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। इसमें लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सिर्फ डायमंड को छोड़कर, जिसके पास जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब पहले हमारे हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप उस सबको वो लिख सकते हो कि नॉन लस्ट्रस, लस्ट्रस एंड डक्टाइल, नॉन डक्टाइल, इस तरीके से, ठीक है। तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अभी मेटल का पढ़ेंगे, देन नॉन मेटल का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब वो जब हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा, वो उसका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, उस रेस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे आप कॉपर मेटल लेते हो और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा,
ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब एल्युमिनियम को उसको रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, दैट इज Al2O3। Mg को रिएक्शन करवाओगे तो MgO बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल्स जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, रिएक्ट सो विग्रोसली दैट दे कैन कैच फायर इफ़ केप्ट इन द ओपन। अब देखो, यदि इसको, जैसे पोटेशियम मेटल हो गया, जैसे सोडियम मेटल हो गया, ये इतने जल्दी ये जो मतलब इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि यदि आप इसको विरोसली से रिएक्ट करते हैं, बहुत ही मतलब बुरी तरीके से मतलब एक रिएक्शन करते हैं, यदि इसको आप ओपन में रख दोगे तो ये तुरंत यानी कि उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुरंत फायर यानी कि आपको आग पकड़ सकते हैं उसमें, ठीक है, चारों अपने आसपास में आग लग सकते हैं। तो उससे हैंस टू प्रोटेक्ट दैम, इसीलिए इसको बचाने के लिए एंड फायर से ताकि एक्सीडेंट ना हो कोई भी फायर्स का, इससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए दे आर कैप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। इसीलिए पोटेशियम को और सोडियम को कैरोसिन ऑयल में कैप्ट किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको नोट कर लो, इसको समझ लो अच्छे से कि पोटेशियम और सोडियम को इसीलिए ओपन में नहीं रखा जाता क्योंकि वो तुरंत ही तुरंत ही क्या पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। सो दैट दे आर कैप्ट इन इमर्ज इन द कैरोसिन ऑयल, उसको कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। ओके, सो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाई द पोटेशियम एंड सोडियम इमर्ज इन द कैरोसिन ऑयल, ठीक है, तो आपको ये लिखना है, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, अब इसमें एक ही चीज़ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है कुछ जो मेटल होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कुछ मेटल्स के जो, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, उसके ऑक्साइड जो होते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे और जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं दोनों, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और वो देते हैं फिर उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कुछ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुन लो एक अच्छे से कि कुछ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और देते क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि एसिड के साथ। तो ये क्या दे रहा है हमें, AlCl3 और H2O दे रहा है, यानी एक सॉल्ट दे रहा है और एक वाटर दे रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड दे रहा है और वाटर दे रहा है। ओके, तो अब फिर ये जो Al2O3 है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, ये फिर से ये एक NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बेस जो है NaAlO ट्वाइस, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है और फिर ये वाटर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ये भी एक सॉल्ट है एंड ये भी एक सॉल्ट है। तो ये है क्या दे रहा है, हमारा रेस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। तो ठीक है, इस टाइप के ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन एंड विथ एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आप चलते हैं दूसरे रिएक्शन जो करता है मेटल, उस किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ। अब देखो, अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि बहुत सारे मेटल जो होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। लाइक देखो, आपका जो गोल्ड है, सिल्वर है, ये भी तो क्या है, मेटल है ना। तो यदि ये रिएक्ट करते वाटर के साथ, यदि ये रिएक्ट करते वाटर के साथ तो क्या होता, तो आप देखते होंगे कि मतलब मोस्ट ऑफ द वुमेन्स या फिर मोस्ट ऑफ द मेंस भी, ठीक है, गोल्ड के ज्वेलरीज पहनते हैं अपने डेली लाइफ में। तो वो नहाते हैं रोज़, वो तो ये नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर को खोल के फिर नहाएंगे, वो तो उनको पहन के ही नहाते हैं। तो यदि वो गोल्ड और सिल्वर को पहन के ही नहाते हैं, तो यदि ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता गोल्ड और सिल्वर, तो क्या होता, उस रिएक्शन हो जाता, ठीक है, और कुछ अनवांटेड फॉर्म हो जाता, ठीक है, अनवांटेड फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी चीज़ का, गोल्ड का या फिर सिल्वर का, या फिर उनको इफेक्ट भी पड़ सकता था उनके हेल्थ पे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कुछ ही करते हैं। लाइक अब देखो, हाउएवर अल्कली मेटल जो होते हैं ये रिएक्ट करते हैं बहुत ही, अल्कली मेटल जैसे सोडियम हो गया, हमारा लिथियम हो गया, इस तरीके का। जैसे देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गया, तो ये जैसे सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaOH, यानी एक बेस बनाता है,
हाइड्रोजन लिबरेट करता है, साथ में थोड़ा सा हीट भी प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम यदि रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये COH2 यानी कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है। आप ये मुझे बताओ क्या COH2 का अदर नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना, ठीक है। इसका अदर नेम लिखने हैं आपको, दूसरा नेम पेपर में आते हैं। ओके, मैंने पढ़ाया है तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो यदि ना है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, कोई बात नहीं। MgOH2O, तो MgOH2 से मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और वाटर लिबरेट करता है, सॉरी हाइड्रोजन लिबरेट करता है। एंड एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। आयरन जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड्स, फेरिक ऑक्साइड्स, और ये हमारा हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब बताओ, आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं बता देता हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। डाइल्यूट एसिड मतलब मोर अमाउंट में आपके वाटर रहेगा और आपका एसिड जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा। ओके, सो उसे हम कहते हैं क्या, डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर ज़्यादा हो एसिड कम हो। तो मेटल्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव सॉल्ट व्हेन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, जब आप मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी मेटल तो उसका मेटल सॉल्ट बनाता है, रेस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे कॉपर है और हमारा सिल्वर Ag है यानी Ag सिल्वर। ओके, सिल्वर है और हमारा Hg यानी कि मरकरी आई थिंक, हाँ। सो डू नॉट रिएक्ट विथ, आई थिंक मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ कुछ, कोई बात नहीं। डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है। मरकरी ही है एंड ये नहीं रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे जैसे ये कुछ रिएक्ट करते हैं, जैसे आयरन हो गया रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, तो ये फेरिक क्लोराइड बना लेते हैं एंड ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ये जिंक क्लोराइड बनाता है और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड एंड ये है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, ठीक है। अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ किस तरीके से जब रिएक्शन करेगा मेटल, तो रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब इसमें से क्या होगा कि जब मेटल रिएक्ट करेगा अदर मेटल सॉल्ट से, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट से, तो उसमें जो रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा जो कम लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड से इन सॉल्यूशन में और मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आयरन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये FeSO4 फॉर्म कर लेता है और कॉपर यहाँ से निकल जाता है बाहर, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे देखो कि यहाँ पे कॉपर जो है AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, तो ये क्या बना लेता है जो कॉपर, अब कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से, तो ये कॉपर एंड नाइट्रेट बना लेता है और यहाँ पे सिल्वर बाहर निकल जाता है। ओके, सो दिस इज हो गया हमारा अब ये। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का। इसमें नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे सल्फर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ऑक्साइड, कार्बन तो कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से चीज़ फॉर्म करता है। और जो नॉन मेटल है वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, तो उसके जब वो रिएक्शन ही नहीं करेगा तो हमें केमिकल इक्वेशन या फिर केमिकल रिएक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ का क्या मतलब होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल, ये एक पूरा लिस्ट है मेटल का, ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं, मेटल्स अरेंज होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप पे लिखा जाएगा एंड जो सबसे कम रिएक्टिव होगा वो बिल्कुल नीचे बॉटम पे लिखा जाएगा। ओके, सो तो हमारा यही है कि मेटल को इस तरीके से अरेंज कर देना, किस तरीके से, इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर पे। ओके, सो इस तरीके से दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बार आता है। अब इतना ही नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज, तो बहुत पूरा लंबी लिस्ट है, बट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपकी जो NCERT में मेंशन है बस इतना ही मेंशन है। सो आई एम ओनली पुटिंग हियर
ओनली दीज। ओके, सो यहाँ पर जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी से यहाँ पे है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव है, कभी कभी आता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट इज पोटेशियम, एंड जो लीस्ट रिएक्टिव है इन द सॉरी most reactive elements in the reactivity series that is potassium, and the less reactive elements in the reactivity series that is gold. ओके, दैट इज गोल्ड। सो ये आपका ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इस तरीके से यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे इस तरीके से घट रहा है। आप यदि टॉप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मोस्ट रिएक्टिव मिलेंगे एलिमेंट्स, एंड नीचे आपको बिल्कुल लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, सो ये हो सके तो आप इसको याद कर लेना, आप इसको लर्न कर लेना, बिकॉज दैट इज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। जब हमारा रिएक्शन होता है मेटल का नॉन मेटल के साथ, तब क्या होता है? तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल। ठीक है, एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस सेल to form cation. Atoms of the non-metals gain electrons in the valence cell to form anion. क्या होता है कि जब जो रिएक्टिविटी होती है हमारी एलिमेंट्स का, रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स जो होता है वो एक ऐसी टेंडेंसी है टू अटेन करे, रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स का ये एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो कंप्लीट करे अपने फिल्ड वैलेंस सेल। अपने वैलेंस सेल के बारे में पढ़ा होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जैसे हमारा मान लो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे सोडियम है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे सोडियम है हमारे पास, इसके जो हमारा 11 एटॉमिक नंबर है, तो इसका जो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281 करेंगे। ओके, तो इसके पास 1 है, 1 एटम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गया 1, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स तो यहाँ पर इसका क्या है, इसका टेंडेंसी ये होगा कि क्या करे, ये गेन लूज करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, 2 8 का ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ठीक है, तो यही है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट का टेंडेंसी होता है। तो अब एटम्स जो होता है मेटल का, मेटल का जो एटम्स होता है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल से। जैसे मैंने बताया था सोडियम के केस में मैंने बताया था ना 2 8 और 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 क्या करेगा, ये लूज करेगा, यानी कि हटाएगा अपने में से, तो टू फॉर्म कैटायन। कैटायन मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने लूज किया है, इसने किसी को दिया है, डोनेट किया है। ओके, एंड एटम्स ऑफ द नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं, मेटल के जो एटम्स होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल से, तो कैटायन फॉर्म कर लेते हैं। बट जो हमारे नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल टू फॉर्म एनायन। जैसे यहाँ पे मैं क्लोरीन की बात करूँ तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास 7 है, तो यानी यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अपने वैलेंस सेल में अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और यहाँ पे जैसे सोडियम है, इसके पास 1 जो है आउटर में सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 2 8 का ऑक्टेट। ओके, सो इसीलिए ये हमारा, तो सोडियम क्या है हमारा, सोडियम हमारा क्या है, मेटल है, तो ये कैटायन फॉर्म करेगा। ऑलवेज मेटल ही कैटायन फॉर्म करते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे क्लोरीन है ये एनायन फॉर्म करेगा, इसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। आप मतलब मान लो, देखो 2 पर्सन है, इसने किसी को कुछ सामान दिया, यानी कि पैसे दिए मान लो। ओके, और एक पर्सन है जिसने इस पैसे को लिया, तो इस पर तो कर्जा आ गया ना, इस पर तो कर्जा आ गया। ठीक है, तो कर्जा जिस पे आता है उस पर क्या होता है, ऑलवेज माइनस। ठीक है, क्योंकि उसको देना होता है। और जिसके पास जो भैया लगा रहा है, पैसे दे रहा है, उसके पास ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वो जीता हुआ है, वो राजा है, और जो पैसे ले रहा है वो तो रंक है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैटायन और एनायन का फंडा। तो जैसे एग्जांपल है जैसे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच ही उसके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब सोडियम को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा, दैट इज एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो जैसे NaCl बनता है, कैसे बनता है देखो, ऐसे तो हम इसके बारे में लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम उसमें करेंगे, बट बता देता हूँ थोड़ा बहुत। Cl जो है, मान लो यहाँ पर दो दो इसके पास एक, मतलब यहाँ पे क्या है इसके साथ, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट आउटर मोस्ट सेल के ही तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके पास एक है, इसके पास 7 है, यानी कि दो यहाँ पे देखो दो दो साइड लगते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हम लगाते हैं चारों साइड में। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पे एक और लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका इसका ये चला जाएगा, तो ये इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग। एंड इसी तरीके से ये क्या बना लेते हैं, NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, लूज करके इसको दे देता है और एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। ओके, सॉरी यहाँ पे मैं रेड वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे Na है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्टल में, इसके पास क्या है 7 है आउटर मोस्टल में। यदि ये दे दे, तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये कैटायन फॉर्म कर सकता है, ये एनायन फॉर्म कर सकता है। और कैटायन एनायन के फॉर्म यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड NaCl। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का, एंड ये क्या कर रहा है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, एंड आपको ये चीज़ याद रखना है। ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, सोडियम क्लोराइड यानी कि एक आयनिक कंपाउंड का। चलिए अब आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अभी आपने पीछे देखा कि ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से, मेटल से नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो वहाँ तब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इन द कोर्स मेटल आर गेट पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, मेटल पॉजिटिव चार्ज कैटायन फॉर्म कर लेता है बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया था कि वो पैसे दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव होगा हमेशा, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो कर्ज ले रहा है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। सो दैट इज़ वाई उस पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कैटायन का एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, जो हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन का होता है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पर देखो ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, क्योंकि ये कैटायन है और ये एनायन है, तो कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। सो सिंस अ कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, सो टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयंस मस्ट बी कंबाइंड। तो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है हमें कंबाइन करना होगा, तभी एक क्या होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा डेफिनेशन और पूरा एक एक्सप्लेनेशन है आयनिक कंपाउंड के बारे में। अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है आयनिक कंपाउंड का, वो देखते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं ये प्लस और माइनस के बीच में। आपको पता है ना, प्लस माइनस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड यहाँ पर क्या करते हैं, ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। सो इसीलिए यदि ये दोनों में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों कस के एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, तो क्या होगा, इसमें ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगे। ओके, सो या दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल मतलब यदि इसको आप तो पटक दोगे तो ये टूट सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड से हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। अब यहाँ पर NaCl को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इसका ये ब्रेक डाउन होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके आयनिक बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे इसके हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है,
हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दे आर जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। यदि आप NaCl को घोलते हो, यानी कि आप अपने घर में जो नमक है उसको घोलते हो तो सॉल्युबल हो जाता है ना। तो जैसे किस किस में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कैरोसिन में घोल दो या फिर पेट्रोल में घोल दो, किसी चीज़ में भी घोल दो तो ये क्या होते हैं। एंड सॉरी बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे ये वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किस किस सॉल्वेंट में, किसी कैरोसिन में, पेट्रोल में। तो इस समय यदि आप डालोगे आयनिक कंपाउंड को तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल रह जाएंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं पढ़ने में मिस्टेक कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन स्टेट में। ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये सॉल्यूशन स्टेट में यानी कि लिक्विड स्टेट में, और हमारे जो मोल्टन स्टेट होते हैं उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट ये क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो बिकॉज जो मूवमेंट होता है आयंस का, ये पॉसिबल तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर का होता है, बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर का होता है, तो इसमें तो मूवमेंट होगा ही नहीं ना, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का या फिर किसी उसके आयंस का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा सॉलिड के केस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा टॉपिक है ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये मेटलर्जी का टॉपिक है। ठीक है, ये मेटलर्जी के टॉपिक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल को निकालते हैं। तो ये जब आप क्लास 12th में जाओगे तो उसमें एक चैप्टर आता है मेटलर्जी, उसमें आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पे तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ मेटल क्या होता है, जो मेटल होता है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, आपको पता है, सी वाटर में पाया जाता है, पता ही है ना, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स, ओर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो एक और ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है। जो हमारे मेटल होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में और सी वाटर में किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट जो होता है एक मेजर सोर्स होता है मेटल का। ठीक है, तो सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड। ओके, सो जो हमारा सी वाटर होता है वो बहुत सारे सॉल्ट्स भी कंटेन करके रखते हैं, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, एक्सेट्रा। आपको पता है ना, जो NaCl मिलता है आपका, ठीक है, वो समुद्र में ही मिलता है। समुद्र के जो खारा पानी होता है उससे फिर बहुत सारा उसको एक रिफाइन करते हैं, फिर पता नहीं बहुत सारे प्रोसेस लगा के वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है। आपका जो कॉमन सॉल्ट खाते हो उस वो। तो अब मिनरल्स क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो इसमें कि मिनरल्स क्या होता है। तो मिनरल्स जो होता है आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब आपका जो मेटल है, मेटल आपका मान लो ये मेटल है, और ये जिस फॉर्म में पाए जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में, आपको धरती के नीचे, तो जो मतलब उसमें तो देखो अब ये मेटल है, अब ये आपको धरती के नीचे मतलब मिले हैं, और ये बहुत मतलब धरती के नीचे हैं और ये मिले हैं आपको, तो ये पूरे इम्प्योरिटीज से भी भरा होगा, मट्टी वट्टी लगा होगा, पूरे कई तरीके का चीज़ें लगा होगा, मट्टी वट्टी। तो ये जो नेचुरल तरीके से जो ये मिलता है, मतलब जो नेचुरली जो उसका कंपोजिशन रहता है, उसे हम कहते हैं मिनरल्स। ओके, अब ओर्स क्या होता है, ओर्स जो होता है मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। अब एक मेटल का बहुत सारे ओर्स होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ओर्स होते हैं, और जिस ओर्स में से, ठीक है, ओर्स का नाम भी पढ़ेंगे हम आगे आगे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आयरन का है, हेमेटाइट है, मैग्नीटाइट है, और भी बहुत तरीके ओर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही ओर से उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाते हैं जो जो हमारा कॉमर्शियली क्या हो, यानी जो हमारा कॉमर्शियली क्या हो, प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, जो हमें फ़ायदा कराए, जो हमें क्या करें, हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमें क्या कर सके, हमें मेटल मिल जाए। ठीक है, तो उसी ओर से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करवाते हैं मेटल्स का। तो 3 मेजर स्टेप फॉलो होते हैं आपके एक्सट्रैक्शन में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में। सबसे पहले क्या किया जाता है, यदि आपको जैसे मिनरल्स मिलते हैं उसका फिर कंसंट्रेशन किया जाता है, या कंसंट्रेशन कहो या फिर एनरिचमेंट कहो ओर्स का। कंसंट्रेशन जो आपका एसिड और बेस वाला नहीं, कंसंट्रेशन यहाँ पे दूसरा टर्म्स यूज हुआ है, एक दूसरे तरीके से यूज हुआ है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। अब जो कंसंट्रेटेड ओर रहेगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्रूड मेटल ऑयल में, एंड देन हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे इम्प्योर क्रूड मेटल को। ठीक है, तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स।
कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब आपको मान लो एक मिनरल मिल गया किसी भी मेटल का, अब क्या करना है उसमें, वो पूरा मिट्टी उट्टी धूल उल लगा हुआ है सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी भरा पड़ा है, इंप्योरिटीज़ भरा पड़ा है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज़, उसे ही कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है मेटल को अच्छे तरीके से साफ सफाई कर देना, धुलाई कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर सच सॉइल हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, सिलिकेट्स हो गया, एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस आर नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना, उसको साफ सफाई कर देना मेटल्स के, मिनरल्स को, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उस ओर को हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं आपके ओर्स में, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैंग्यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी आ जाता है डिफाइन गैंग्यू, आपके 1 मार्कर आ सकते हैं डिफाइन गैंग्यू, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप कन्वर्जन कर सकते हो, आप कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में आप किस तरीके से कर सकते हो, तो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स ओर्स इनटू ऑक्साइड्स, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। आप किसी भी मेटल को आप ऑब्टेन करोगे, ठीक है, उसके ओर्स से, तो उस ओर्स को सबसे पहले क्या करो, कन्वर्ट कर लो उस मेटल के ऑक्साइड में, ठीक है, उस मेटल के ऑक्साइड में, या फिर उस मेटल के ऑक्साइड को हम आसानी से देखो, किसी भी मेटल को ना, हमें मेटल चाहिए तो उसके ऑक्साइड से हम आसानी से निकाल सकते हैं उस मेटल्स को, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ओर्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। जो ओर्स होते हैं हमारे, वो पाए जाते हैं किसके फॉर्म में, या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो सल्फाइड और कार्बोनेट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड्स में, कौन से प्रोसेस लगा के, एक तो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। वो 2 प्रोसेस लगा के हम क्या कर सकते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट और को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो फिर हमें ऑब्टेन्ड जो होंगे, मिलेंगे जो, उसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में, किस प्रोसेस ऑफ रिडक्शन को लगाकर, फिर उसको हम रिफाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें देखो, सबसे पहले देखो, आपको, मुझे पता है कि आपको ये कन्फ्यूजन हो गया होगा, तो आपको किस तरीके से इस कन्फ्यूजन को कम करना है बताता हूँ। किसी भी, देखो, ये मान लो ओर है किसी भी मेटल का, मान लो आयरन मेटल का ओर है। अब हमें क्या करना है, इससे हमें, इस ओर से हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। इस ओर्स में तो बहुत क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्योरिटीज़ होगा, और भी कई कई सब्सटेंसेस मिले होंगे इस ओर्स में, ठीक है। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ तो आप निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के मदद से, बट आपको अब क्या चाहिए, अब मेटल चाहिए। तो इस सबसे पहले इस ओर को क्या करो, आप इसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, इस मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, और फिर इस मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा आसानी से विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस से। और फिर इस जो आपको मेटल मिलेगा उसको रिफाइन कर दो, क्योंकि ताकि थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ हो तो आपको एक अच्छा मेटल मिल जाए, ठीक है। तो अब जो मेटल का ऑक्साइड्स में आपको लाना है, मेटल ऑक्साइड में जो हमारा ओर्स होता है, वो ओर्स जो होता है 2 में नेचर में पाया जाता है। जो ओर्स होता है 2 तरीके से पाया जाता है, एक तो आपका सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा है जो ये आपका कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है। अब इस कार्बोनेट फॉर्म से और सल्फाइड ओर से आप किस तरीके से ऑक्साइड में जा सकते हो, तो आप 2 प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग और कैल्सिनेशन लगा के आप जा सकते हो उसके ऑक्साइड के फॉर्म में। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि आप जो सल्फाइड वाला ओर्स होता है उसको क्या करो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में थोड़ा हीटअप कर दो, तो उसको आपको उसका रेस्पेक्टिव ऑक्साइड मिल जाएगा, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगा। ओके, सो ये हमारा हो गया सल्फाइड। ये जो रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, और जो हमारा कैल्सिनेशन होता है वो हमारा कार्बोनेट ओर की, कैल्सी मतलब होता है, तो यहाँ पे याद रखने का, सी मतलब कार्बोनेट, और यहाँ पे जो बच जाएगा, जो हमारा सल्फाइड फॉर्म बच जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। सो अब आता है हमारा कैल्सिनेशन का फॉर्म। तो कैल्सिनेशन का फॉर्म मतलब, जैसे आप कार्बोनेट फॉर्म लिए, कार्बोनेट को जैसे भी कोई भी हमारा जो ओर्स होगा कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, हीटअप कर देंगे, एंड उसको क्या कर देंगे, फिर उस रेस्पेक्टिव जिंक मतलब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगा बाहर इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब हमें देखो, अब हमने क्या कर दिया, हमने कंसंट्रेशन कर लिया ओर्स का, हमने क्या कर दिया, उसको ऑक्साइड्स में भी कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड्स में। अब इस मेटल ऑक्साइड से हम मेटल में किस तरीके से जाएंगे, तो इस मेटल ऑक्साइड से मेटल में जाने के लिए एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं हम रिडक्शन। उस प्रोसेस को लगाएंगे एंड हमें मिल जाएगा अपना मेटल।
तो हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टू टर्न दैम इनटू मेटल इज नॉन एज रिडक्शन। मतलब हम एक क्या करते हैं, एक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं जो क्या कर दे, रिड्यूस कर दे ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स को, उसके ऑक्सीजन को, या फिर उसके उसके ऑक्सीजन को क्या कर दे, उसके मेटल ऑक्साइड से क्या कर दे, बाहर निकाल दे और उसको रिमूव कर दे और उसको मेटल में कन्वर्ट कर दे। उसे हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है यहाँ पर कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये जो जिंक ऑक्साइड है इसको हमने कन्वर्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करवाया, तो कन्वर्ट हो गया जिंक में, और ये जो है यहाँ पर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो हमें अब मिल गया क्या, अपना मेटल मिल गया। अब हमें इस मेटल में भी थोड़ा बहुत देखो, हमें 99% मेटल तो मिल गया, बट 1% मेटल जो है अभी भी 1% इम्प्योरिटीज़ हो इसमें, सो दैट इसीलिए हम क्या करते हैं, हम करवाते हैं इसका रिफाइनिंग कर देते हैं। अपनी मन की तसल्ली के लिए हम इसका रिफाइनिंग कर देते हैं ताकि हमें प्योर मेटल मिले, प्योर मेटल मिले, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका रिफाइनिंग करते हैं। तो अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल किस तरीके से होता है, ये होता है देखो, तो एक द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। भैया आप तो बहुत ज़्यादा बहुत सारे तरीके के प्रोसेस रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ोगे किसमें, मेटलर्जी के क्लास 12th में, बट यहाँ पर जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये एक एक्सपेरिमेंट की तरह भी है कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, देखो आपको क्या लेना है, 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एनोड और कैथोड। जो कैथोड होता है आपको पता होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, वो नेगेटिव चार्ज का होता है, एंड जो एनोड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। तो एनोड जो होता है वो इम्प्योर, हमें क्या करना है, अब हमें एक बीकर लेना है और उस बीकर में आपको क्या करना है, बीकर लेना है, आपको एक टैंक लेना है, टैंक में आपको क्या करना है, एक एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, एसिडिफाइड, ठीक है, जो एसिड वाला होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। उसमें 2 हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड को डिप करना है, उसको क्या करना है, एक सोर्स मतलब एक वोल्ट के सोर्स से, या फिर आप उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, ओके। तो उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, एंड देन क्या करो आप इसको, तब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो होगा देखो, अब यहाँ पर कैथोड एनोड पे क्या लेना है और कैथोड पे, तो एनोड पे आप इम्प्योर कॉपर ले लो, आप एनोड वाले पे इम्प्योर कॉपर ले लो, जिसको आपको क्या करना हो, आपको रिफाइनिंग करना हो, उस पर आप एनोड वाले पे ले लो उसको। और कैथोड पे ना भैया आपके पास तो प्योर कॉपर होगा लेबोरेटरी में, तो उसको एक पतली सी एक स्ट्रिप ले लो, पतली सी एक स्ट्रिप ले लो, कैथोड पे उसको प्योर कॉपर लगाना है। ये वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एनोड और कैथोड दोनों पे सेम टाइप के इलेक्ट्रोड रखने हैं। मतलब आपको जो इम्प्योर मेटल है, प्योर मेटल पे आपको उसको बनाना है, आपको एनोड, और जो आपका एक प्योर मेटल लेना है खुद से, वो कैथोड पे लगाना है। तो अब क्या होगा देखो, जो सॉल्यूशन होगा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें से क्या होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, अब जब हम पास करवाएंगे इसमें से इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रोलाइट से, तो एक इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, जो इम्प्योर मेटल होगा हमारा एनोड वाला जो इम्प्योर मेटल है, ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, इस जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा। एंड देन क्या होगा, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। आप देखो यहाँ पर आपने ये लिया है क्या, एक पतली सी प्योर मेटल का स्ट्रिप लिया है, किसका, कॉपर का, और यहाँ पर आपने एक इम्प्योर मेटल लिया है, ये इसको लगाया है आपने एनोड पे, इसको लगाया है कैथोड पे। जैसे ही आप इस पर क्या करोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे इस सॉल्यूशन में से, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा, ये पूरा इम्प्योर जो मतलब डिजॉल्व हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इसमें से जो प्योर मेटल होगा, इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ रहेगा उसी में से मड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा उसी टैंक के नीचे में। बट जो प्योर मेटल होगा ना वो डिपॉजिट हो जाएगा, जो प्योर आपने स्ट्रिप लगाई थी ना मेटल का, उसके उसके उस पर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, डिपॉजिटेड हो जाएगा। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल्ड ऑन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड इज कॉल्ड द एनोड मड, इसे ही कहते हैं एनोड मड,
ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ हमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ उसमें मेटल का जो बच जाता है तो उसे हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है, इसमें से आपको पता चलेगा कि जो मेटल होती है हाई रिएक्टिविटी का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं पहले मोल्टन और में, देन उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो मेटल जो मीडियम रिएक्टिविटी होता है ना, उसी का हमें इतना तामझाम करके और फिर हमें क्या मिलता है, एक प्योर मेटल मिलता है। जो हाई रिएक्टिविटी का होता है, लो रिएक्टिविटी का होता है मेटल, वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको सल्फाइड और को सबसे पहले रोस्टिंग करो, रोस्टिंग से आप क्या कर सकते हो, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर उसको रिडक्शन करके मेटल में लाओ और फिर उसको रिफाइनिंग कर दो। ओके, सो ये आपको पढ़ना है, फ्लो चार्ट की मदद से आपको माइंड में आप एक याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे, और जब क्वेश्चन करेंगे ना तब इसके ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे कि किस किस तरीके से हमने जिंक की ओर से जिंक को लाया, कॉपर की ओर से कॉपर को लाया, ठीक है। तो आपको कॉपर का तो आइडिया थोड़ा बहुत तो हो गया होगा, बट जिंक विंक का हम आयरन का जो एग्जाम में आते हैं उसका ही भी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने एलॉयज़ के बारे में, ठीक है। एलॉय क्या होता है, एलॉय मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, मीन्स कि आपने दो और एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मेटल को मिलाकर एक नया फॉर्म किया, एक नया ठीक है, एक नया चीज़ फॉर्म किया, एक नया विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ एलॉय फॉर्म किया, दैट इज को उसे हम एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल कह सकते हो और नॉन मेटल को मिलाकर, जब आप मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर क्या करते हो, या फिर दो, या तो दो मेटल को मिला लो, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिला लो, ठीक है, या फिर एक से अधिक मेटल को या फिर नॉन मेटल को मिला लो, या फिर एक से अधिक मेटल को मिला लो, तो जो फॉर्म होता है एक न्यू तरीके का कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एलॉय, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर्टीज होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है एक एलिमेंट से, जो आपका एलिमेंट होता है। जैसे एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। जैसे आपने मान लिया यहाँ पर देखो ब्रास, ब्रास बनाया, ब्रास क्या है, एक एलॉय है, ये सब एग्जाम्पल है एलॉय का, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, डुरेलियम और स्टील, स्टेनलेस स्टील और एलॉय ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो हमारा ये सब क्या है कि ये एलॉय है सब। तो जैसे ब्रास है, ब्रास क्या है, 80% इसमें कॉपर है, 20% जिंक है, ठीक है। तो कॉपर और जिंक को मिला के आपने ब्रास बना लिया, एलॉय, जिसे एलॉय कहते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, ब्रास का जो प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट होगा कॉपर और जिंक से, और जो ब्रास होगा ना वो स्ट्रॉन्गर होगा कॉपर और जिंक से, ठीक है। इट इज़ हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, और ये हार्डर भी होगा, ठोस भी होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय होगा, जो आप देखो, अब जो मेल्टिंग पॉइंट है एलॉय का वो भैया कम होता है एज कम्पेयर टू इसके कॉपर और जिंक से, ठीक है। अब भैया कॉपर को तोड़ना, कॉपर के इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ना बहुत डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू इसके एलॉय को, इसके एलॉय को तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, वो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ओके, सो आपका सोल्डर हो गया। सोल्डर देखो यहाँ पर सोल्डर में आपका एस एन यानी कि स्ट्रोंडियम 80% है, लीड आपका 50% है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है देन पीबी, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पीबी से और एसएन से, सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट है पीबी से और एसएन से। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एलॉय का वो भी कम होता है इसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से, ठीक है। ये एग्जाम्पल एलॉय का कभी कभी पूछा जाता है 3 मार्क का में, ध्यान रखना 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज एन एलॉय, या फिर डिफाइन एन एलॉय, राइट इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय एंड राइट व्हाट इज एन एलॉय, राइट विथ सम एग्जाम्पल्स एंड राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय, या फिर राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय। तो आपको ये लिखना होता है पूरा पूरा, मीन्स इट मीन्स आपको थोड़ा बहुत ये याद कर लो कौन कौन से एलॉय होते हैं, आपको कितने क्या क्या मिल के बने होते हैं, कितने परसेंटेज मिल के बने होते हैं, ये आपको नहीं याद करनी है। तो मैंने बता दिया, एक फिगर आउट बता दिया आपको क्या कितना कितना मिल के बनता है क्या, ठीक है। जैसे देखो गोल्ड का जो एलॉय होता है वो प्योर गोल्ड आप कहते हो 24 कैरेट का, कि 24 कैरेट का गोल्ड लेंगे तो प्योर गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड इज एलॉयड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक हार्ड। अब भैया गोल्ड इतना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, गोल्ड गोल्ड होता है सॉफ्ट होता है, इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कुछ अमाउंट ऑफ सिल्वर और चांदी और कॉपर तो मिलावट होता ही होता है, 24 कैरेट नहीं होता है इसीलिए। ओके, सो अब चलते हैं अपने जो मेटलॉइड्स। देखो मैंने बताया था ना कि मेटलॉइड के बारे में मुझे बताना था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया मेटलॉइड क्या होते हैं। तो मेटलॉइड क्या होते हैं, एक एलिमेंट होता है, मेटलॉइड भी एलिमेंट होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ रखता है इंटरमीडिएट। भैया ऐसे आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे,
समझ रहे हो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 5 में केमिस्ट्री के। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि क्या होते हैं मेटलॉइड, ठीक है। भैया इन्फॉर्मेशन जानने में क्या दिक्कत है। तो मेटलॉइड एक एलिमेंट होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ रखता है इंटरमीडिएट, मतलब इसका ना प्रॉपर्टीज़ मेटल वाला होता है या नॉन मेटल वाला होता है, इसका इसकी इन दोनों के बीच वाला प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच वाला जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसे हम कहते हैं मेटलॉइड वाला प्रॉपर्टीज़। तो मेटलॉइड कैन ऑल्सो बी सेट सेमी मेटल्स, उसको सेमी मेटल्स कहा जाता है, नहीं वो ना ही वो पूरा मेटल होता है ना ही वो पूरा नॉन मेटल होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। यहाँ पर कुछ हमने एग्जाम्पल दिया है मेटलॉइड का। तो मेटलॉइड का जैसे सिलिकॉन हो गया हमारा, बोरोन हो गया, एंटीमनी हो गया हमारा, सीरेम जर्मेनियम हो गया, तो ये सब हमारा क्या है, मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स के बारे में आप क्लास 12th में तो भैया बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी भी थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो ये हमारा एग्जांपल हो गया। आप इसके मैंने फिगर भी दे दिया है यहाँ पर, सेट कर दिया है, बिकॉज आपको क्या हो उसके एक आइडिया हो सके क्या जो हमारा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है, बोरोन भी है, एंटीमनी भी है और जर्मेनियम भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक एलिमेंट है, आप पढ़ोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ओके, सो यहीं पे हम हमारा जो है क्लास जो होता है यहाँ पे, जो हमारा ये चैप्टर होता है, ये चैप्टर पूरा फिनिश होता है। तो आज मैंने ये इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट किया है। करीब 1 घंटे का, पौने घंटे का मतलब वीडियो होगा। और आपका इसका जो पीडीएफ है ना, आप उसका पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना वहाँ से, इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपको डायरेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करने हैं, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं आपको, एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है ना, वो मैं अब जब ये चैप्टर सब खत्म हो जाएंगे उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खाली धूम मचा के खूब करेंगे, एंड हमारा अच्छे नंबर आप लोग के जरूर आएंगे। 95+ तो आएंगे ही आएंगे, गारंटेड। ओके, 100 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि आपके बस 95 ही आए। यदि आप मेहनत करोगे तो 100 आ जाएंगे। ओके, कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है ना 100 लाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड दैट इज़, आपको नाम तो पता ही है, शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल आप सबका अपना चैनल है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पे एक बेल आइकॉन बना होगा, ठीक है, घंटी टाइप का, तो उसको भी दबा दीजिए एंड उस पर ऑल का नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट जो है मिलता रहे। फॉर एनी डिटेल्स, फॉर एनी क्वारीज, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज शंकर मिश्रा 9897। बेस्ट विशेस and you will definitely score 95+ marks. If I can do it then you can definitely do it. Okay, so यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड हाँ, पीडीएफ डाउनलोड जरूर करके पढ़ लीजिए।